Good morning, class. Now we are going to start chapter 3 and unit 2. So after chapter 2 in unit 1 there are two chapters. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बाद में ये आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट 2, और इसका जो चैप्टर है दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दैट इज़ वन ब्रांच, और उसमें हमें क्या स्टडी करना है. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी किया था, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन. तो जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं तो करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इट मीन्स वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना है जो ब्रांच है उसको, वही फर्स्ट हेडिंग है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो जैसा कि 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया था, द सेम इलेक्ट्रिक करंट इज़ हियर. थोड़ा सा टॉपिक जो है वो ब्रॉड हो जाता है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन आप चाहें तो द सेम डेफिनेशन यू कैन यूज़ हियर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिनमें डेफिनेशन लिखनी हो या फार्मूला लिखना हो, और ना ही न्यूमेरिकल आते हैं. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. जो मेन डेरिवेशन और जो मेन टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं वो इनके बाद में हैं. तो जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम. वैसा ही यहाँ भी होता है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस तरह के किसी पर्टिकुलर एरिया से फ़्लो हो रहा है, ऐसा एरिया जो परपेंडिकुलर है और चार्ज के फ़्लो होने की डायरेक्शन ये है. तो किसी पर्टिकुलर एरिया से जब कोई चार्ज फ़्लो होता है तो कितने टाइम के लिए फ़्लो हो रहा है, इनिशियल टाइम कितना था और कितनी देर तक चार्ज फ़्लो होता है. तो इसलिए थोड़े से जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस करके, अगर जो करंट है उसकी वैल्यू वेरिएबल है तो करंट चेंज हो रही है, यानी कि चार्ज का कुछ अमाउंट टाइम के साथ में बदल रहा है, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. तो बस यही डिफरेंस होता है 10th और 12th में. 10th में स्टडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल करंट को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, उसके लिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. फिर जो वेरिएबल करंट है उसको डिफाइन अगर करना हो तो इफ़ अ चार्ज डेल्टा क्यू पासिस थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से चार्ज डेल्टा क्यू पास होता है और कितने टाइम में, मान लीजिए स्टार्टिंग टाइम टी था और बाद में टाइम हो जाता है टी प्लस डेल्टा टी, तो करंट की जो वैल्यू आती है यहाँ पर दैट विल बी, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया है. करंट की जो वैल्यू आती है उसको आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा जो सिंबल होता है वो थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए होता है और डी जो सिंबल है वो स्मॉल वैल्यू के लिए होता है. तो अगर आप डेल्टा में लिख रहे हैं और डी में कन्वर्ट करना है आपको, तो उसके पहले ऐसे एक सिंबल यूज़ कर लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो. तो इसका मतलब जब डेल्टा टी ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, देन वी कैन यूज़ द सिंबल डी, डी क्यू अपॉन डी टी. तो ये जो रिलेशन है इसमें आपको इक्वल टू के बाद में ऐसे लिख देना है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, फिर लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी. ओके, तो ये रिलेशन जो है ये वेरिएबल करंट का होता है. इसी तरह से अगर आपको स्टडी करंट के बारे में लिखना हो तो इफ़ द करंट इज़ स्टडी देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डज नॉट चेंज विद टाइम. तो वही जो आपका पुराना फॉर्मूला था वो यूज़ होगा, आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि डेफिनेशन वही लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो इतना चेंज है बस यहाँ पर, तो आपको ये पूरा नोट करना होगा यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद आती है एसआई यूनिट. तो आपको पता है कि एसआई यूनिट जो होती है करंट की वो एम्पियर है ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और शॉर्ट में इसको ए लिखते हैं. दूसरी बात ये स्केलर क्वांटिटी है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है.
तो उसके दो रीज़न हैं। जैसा आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो करंट है उसमें डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल। तो डायरेक्शन के होते हुए भी इसको स्केलर क्यों ट्रीट किया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस आपके 11th में भी थे कि जब भी किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन यूनिक होती है, चेंज नहीं हो रही है, जैसे टाइम था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो डायरेक्शन होते हुए भी यूनिक डायरेक्शन की वजह से उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऐसे इस इलेक्ट्रिक करंट में है कि डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको स्केलर माना जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो करंट का एडिशन है, जैसे सपोज दैट करंट जो है वो यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी और आगे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो मान लीजिए वो दो पार्ट्स 3 और 2 हैं, तो इट मीन्स कि करंट जो है वो जो हम सम कर रहे हैं उसका, वो हमेशा अलजेब्रिक सम होता है, वो डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शंस पे। क्योंकि अगर डिपेंड करता होता तो हम इसका वेक्टर सम करते और वेक्टर सम के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती वो डिफरेंट मिलती। तो इस तरह से अगर कोई भी जंक्शन होता है तो उस जंक्शन पे फ्लो होने वाली करंट को डायरेक्ट ही ऐड कर लिया जाता है। ये 3 और ये 2 है तो इसका मतलब ये वाली करंट 5 थी, और अगर वेक्टर सम करते तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर मिलती। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इसका जो एडिशन है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से नहीं होता है, और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन यूनिक है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आता है डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो यूनिट वाली डेफिनीशंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो करंट 1 एम्पियर कब बनेगी? जब आपको पता है कि इस वाले रिलेशन में चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो करंट की जो वैल्यू कहलाएगी दैट विल बी 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ सर्किट देन करंट इज़ 1 एम्पियर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये यूनिट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट। तो यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये आपको पता है। जैसे कि अगर आपको मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना हो या माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तब कैसे करेंगे? तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर्स होते हैं और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक है प्रैक्टिकल वैल्यूज़ ऑफ करंट। तो करंट जो आपके आसपास जो नेचर में अवेलेबल है उसमें कितनी कितनी वैल्यूज़ होती हैं करंट की। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो घरों में यूज़ होती है, उसमें जो करंट होती है उसकी एक एवरेज वैल्यू जो है दैट इज़ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एवरेज वैल्यू होती है करंट की। जो लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म में जो करंट होती है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है और वो लगभग 10⁴ एम्पियर होती है। उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर करंट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें चार्जेस से बनी हैं और चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो दैट कंट्रीब्यूट्स करंट। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो करंट होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और 10⁻⁻6 एम्पियर यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर के इक्वल लगभग करंट होती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ रीजनिंग क्वेश्चन में अगर आ जाती हैं या फिर पूछी जाती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ये भी 10th में बताया जाता है कि जैसे अगर आप एक बेसिक सर्किट स्टडी कर रहे हैं तो बेसिक सर्किट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक की लगी होगी, इस बैटरी या सेल होगा, प्लस माइनस टर्मिनल्स, कनेक्टिंग वायर और एक डिवाइस। तो जब भी हम करंट को स्टडी करते हैं यहाँ पर तो कहा जाता है करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस है, लेकिन एक्चुअली करंट का जो सोर्स है दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। करंट का जो कॉज है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर हम सेल का सेपरेट स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रोड्स में एक प्लस और एक माइनस। तो करंट का जो सोर्स है जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता है वो माइनस टर्मिनल है, यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर निकलता है।
तो माइनस से प्लस डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की, क्योंकि वो खुद माइनस पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। तो तब भी जो करंट की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस क्यों कंसीडर की जाती है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस टू प्लस होती है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन कंसीडर की जाती तो बहुत सारे जो लॉज हैं, बहुत सारी जो डेरिवेशंस हैं, उनको प्रॉपरली ड्राइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि माइनस जो नेचर का जो रूल है उसमें हर एक चीज़ को हाई टू लो फ्लो कंसीडर किया जाता है। जैसे वाटरफॉल हाई टू लो होता है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, जो हीट फ्लो होती है वो हाई टू लो होती है। इसी तरह से पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल कंसीडर किया जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसका एक अपोजिट चार्ज कंसीडर किया गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है, और इसी की वजह से जो करंट फ्लो होती है वो करंट की डायरेक्शन को नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। क्योंकि कन्वेंशनल वर्ड का अपने आप में जो मतलब है दैट इज़ ट्रेडिशनल, तो ऐसा जो होता आया है वो यही है कि प्लस से माइनस हर एक चीज़ फ्लो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल करंट जो है वो एक्चुअल करंट नहीं है, लेकिन उसको एक्चुअल माना गया है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती। तो जब भी आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो सिंपली यू हैव टू टेल प्लस टू माइनस। और जो रियल करंट है, जो एक्चुअल है, जिसका सोर्स इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाती है, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? माइनस टू प्लस। ओके। तो इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है 10th में वो पोटेंशियल डिफरेंस था, पीडी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो उसके लिए जैसे जब भी आप कंसिडर करेंगे कंप्लीट सर्किट, तो कंप्लीट सर्किट में आपने पढ़ा है कि चार्ज जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में जब मूव करता है तो क्लोज सर्किट को बोला जाता है प्लस टू माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही ये थी कि व्हेन चार्ज मूव्स इन अ सर्किट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन एक्चुअली ये जो बैटरी या सेल बना है, इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस से माइनस अगर चार्ज ने मोशन किया तो वो बाहर बाहर किया है, लेकिन सेल के अंदर जब तक चार्ज नहीं चलेगा तो सर्किट क्लोज क्यों कैसे माना जाएगा? तो सर्किट क्लोज या पूरा वन कंप्लीट राउंड तो तब कहलाएगा जब चार्ज प्लस से चलकर दोबारा प्लस तक आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में वो पोटेंशियल डिफरेंस में यही डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है ये जो एक्चुअल वोल्टेज ऑफ द बैटरी होता है, यानी कि सोर्स जो है उसके पास कितनी पावर है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वैसे इसमें वर्ड में फोर्स आ रहा है, डेफिनीशन जो इसका नेम है उसमें फोर्स वर्ड आ रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि प्लस वाले टर्मिनल से चार्ज निकल के चल रहा है, इसका मतलब कि बैटरी के अंदर ऐसा कोई फोर्स है जो चार्ज को पुश कर रहा है और चार्ज सर्किट में मूव कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में पता चला है कि बैटरी की जो पावर है उसकी वजह से बैटरी चार्ज पर वर्क करती है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला सेम वैसा ही है जैसा पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जबकि ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज इन द क्लोज्ड सर्किट, या फिर इन वन कंप्लीट राउंड। तो वन कंप्लीट राउंड का मतलब प्लस से चल के दोबारा प्लस पे आ जाना है। सेल के अंदर भी चार्ज का मोशन कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड जाई। कुछ जगहों पे इसका सिंबल ई भी बनाया जाता है, लेकिन ई सिंबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका सिंबल जाई बनाना बेटर होगा। तो फॉर्मूला यहाँ लिखा है W/Q। यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ इसके बारे में बताई गई है। जो मेन
डेरिवेशन होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में रिलेशन होगा, वो आप बाद में नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसकी यूनिट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा ही है तो इसकी यूनिट भी वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की है, मींस वोल्ट। तो कितना आपको यहाँ पर लिखना है दैट आई एम टेलिंग। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू द हायर पोटेंशियल। तो लोअर से हायर पोटेंशियल ये भी बता सकते हैं आप, यहाँ तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता है, फॉर्मूलाज का ये है। और एक यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। तो दैट दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ये क्या है, ये एनर्जी सप्लाइड, जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पूरे सर्किट में रिवॉल्व कराने में। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट। उसके बाद जो डेफिनेशंस होती हैं वन वाली, तो अगर यहाँ पर 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ को डिफ़ाइन करना पड़े तो वैसे ही आप डिफ़ाइन करेंगे जैसा पोटेंशियल डिफरेंस में करते हैं। तो W जो है वो कितना होगा, 1। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज देन ईएमएफ इज़ 1 वोल्ट। उसके बाद में डिफरेंस